जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज के झारखंड जीके के क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले बता दें कि आज हम लोग देखेंगे झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान का ये 15वां क्लास। झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान वाला सीरीज में जो है 14 क्लास ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें जो है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल को हम शामिल किए हैं। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, ठीक है। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही फ़ायदेमंद है। आज भी हम लोग देखने वाला है और कल जो क्लास नहीं हुआ था उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। आज के बाद ये क्लास कंटिन्यू जारी रहेगा। आपको बता दें कि इसमें जो है झारखंड जीके का मिक्सअप क्वेश्चन है आपका। झारखंड का इतिहास, झारखंड का भूगोल, झारखंड के खेल खिलाड़ी, झारखंड के संस्कृति, यहाँ के मेले सब कुछ इसमें शामिल है, ठीक है। जैसे कि आपका एग्जाम में आता है मिक्सअप, ठीक उसी प्रकार का क्वेश्चन हम सेट किए हैं। यानी ये कह सकते हैं कि आपका जो है एग्जाम होने से पहले ही एग्जाम वाला टेस्ट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ही आपका धमाकेदार है, इतिहास से है। तो 1874 ईस्वी में खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? पहला है भागीरथ मांझी, दूसरा है दुबई गोसाई, तीसरा है बीरभूम ठाकुर, चौथा है विष्णु मानकी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए भागीरथ मांझी। तो पहली बार आपको जानना है कि खरवार आंदोलन कब हुआ था? तो खरवार आंदोलन आपका 1874 ईस्वी में हुआ था और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व भागीरथ मांझी के द्वारा किया गया था। इतना आपको याद हो गया। अब आपको इसका उद्देश्य समझना है कि इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि प्राचीन मूल्यों और जनजातीय परंपराओं को फिर से स्थापित करना इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? पहला है पशु भूमि, दूसरा है पुंडरीक देश, तीसरा है खूटकटी, चौथा है कुकुरा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी कुकुरा। वैसे बता दें कि झारखंड को जो है विभिन्न कालों में विभिन्न नामों से पुकारा गया है। उसमें मुगल काल में है जो झारखंड को कुकुरा कहा गया है और मुगल काल में ही झारखंड को खुखरा भी कहा गया है। ये भी आपको याद रखना है। अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात किया जाए तो पशु भूमि। पशु भूमि आपका झारखंड के महाभारत में झारखंड को पशु भूमि कहा गया है। अगर झारखंड को झारखंड की बात किया जाए तो ये आपका अकबरनामा में कहा गया है। कब कहा गया है? अकबरनामा में झारखंड को झारखंड कहा गया है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 1872 ईस्वी में हुए तमाड़ विद्रोह को किस अंग्रेज अधिकारी ने दबाया था? पहला हो गया जेम्स क्रॉफोर्ड, दूसरा है कैप्टन होगन, तीसरा है लेफ्टिनेंट कपूर, चौथा है लेफ्टिनेंट नन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ये वाला जेम्स क्रॉफ्ट, ठीक है। तो आपको बता दें कि तमाड़ विद्रोह कब हुआ था ये जानना होगा। तो ये हुआ था आपका 1872 ईस्वी में और इसको दबाने वाले अंग्रेज अधिकारी का नाम क्या था? जेम्स क्रॉफ्ट था। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। और इसके अलावा आपको बता दें कि ये तमाड़ विद्रोह जो हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया था? तो उसको भी बताते हैं। इस तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व आपका ठाकुर भोलानाथ सिंह ने किया था। किसने? ठाकुर भोलानाथ सिंह ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। इतना तो आपको जानना ही होगा, ठीक है। और तमाड़ में वर्तमान समय में कोई चीज़ फ़ेमस है तो आप बताइए? कि तमाड़ जो है सबसे पहले आपको जानना होगा कि तमाड़ जो है आपका रांची ज़िला के अंतर्गत आता है और तमाड़ में ही आपका क्या है? आपका झारखंड ही नहीं विश्व प्रसिद्ध देवड़ी मंदिर है, ये भी आपको याद रखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि सिंहभूम क्षेत्र में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? पहला माधव सिंह, दूसरा है जगत लाल सिंह, तीसरा अर्जुन सिंह, चौथा है शेख भिखारी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अर्जुन सिंह। तो सिंहभूम क्षेत्र में जो 1857 का क्रांति हुआ था, उसमें विद्रोह किसने किया था? अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह के अलावा भी आपका सिंहभूम क्षेत्र में नेतृत्व करने वाले व्यक्तियों का नाम याद रखना होगा। तो एक हो जाएगा आपका भगवान सिंह। कौन? भगवान सिंह भी आपका सिंहभूम क्षेत्र से ही 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। इसके अलावा कौन? इसके अलावा आपका रामनाथ सिंह। रामनाथ सिंह भी क्या है आपका सिंहभूम क्षेत्र से जो है क्या है 1857 का नेतृत्व कर रहे थे। 1857 के विद्रोह का। अरे अगर आपसे पूछे कि 1857 का क्रांति झारखंड में सबसे पहले कब हुआ है, तो आपको बताना होगा कि 1857 की क्रांति झारखंड में सबसे पहले रोहिनी गाँव में हुआ है। कहाँ हुआ है? तो रोहिनी गाँव में हुआ है। और ये रोहिनी गाँव कहाँ है अगर पूछ दिया जाए, तो रोहिनी गाँव आपका कहाँ है? तो देवघर जिला में है, ठीक है? देवघर जिला में और देवघर जिला बना है 1983 ईस्वी में।
और आपको ये भी जानना होगा कि रोहिणी गाँव में हम बोल रहे हैं कि सबसे पहले हुआ था, तो तारीख बता दीजिए सर। तो तारीख भी बता देते हैं, ये हुआ था आपका 12 जून 1857 ईस्वी को। इतना आपको याद रखना है। और सिंहभूम क्षेत्र में आपको कौन किए थे? अर्जुन सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि महान क्रांतिकारी अरविंद घोष और वारिंद्र घोष के नाना नारायण बसु कहाँ के रहने वाले थे? पहला है रांची, दूसरा है जमशेदपुर, तीसरा है पलामू, चौथा है देवघर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, देवघर। तो देखिए, पहली बात है कि दो महान क्रांतिकारी जिनके बारे में आपको बार बार सुनने को मिलेगा, वो कौन है आपके? अरविंद घोष है और वारिंद्र घोष। और इनके नाना का नाम क्या है? इनके नाना का नाम नारायण बसु है। और इनके नाना कहाँ के रहने वाले थे? तो देवघर के रहने वाले थे। देवघर के बारे में आपको बता चुके हैं। देवघर जिसकी जो जिला के रूप में कब अस्तित्व में आया है? तो ये जिला के रूप में 1983 ईस्वी में अस्तित्व में आया है। और देवघर में ही आपका क्या है? देवघर में ही आपका बाबा बैद्यनाथ धाम है। क्या है? बाबा बैद्यनाथ धाम का मंदिर है। और इस बाबा बैद्यनाथ धाम के मंदिर को कौन बनवाया है? तो बनवाए हैं आपके राजा पूरनमल ने बनवाया है इस बाबा बैद्यनाथ धाम का मंदिर को। और इस बाबा बैद्यनाथ धाम के मंदिर में ही क्या है, आपको प्रत्येक साल श्रावण के महीना में जो है क्या लगता है? आपका श्रावणी मेला लगता है। ठीक है? और ख़ास बात यह है कि यह पूरे 1 महीने के लिए बनता है। 1 महीने के लिए लगता है और सभी इसमें एक ही प्रकार का वस्त्र धारण करके आते हैं। चलिए, इसका तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवघर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि 1925 ईस्वी के अपने देवघर दौरे के दौरान गांधी जी ने किस स्थान पर नगर भवन का उद्घाटन किया था? तो गांधी जी से संबंधित हर बात महत्वपूर्ण है। साथ ही अगर झारखंड में उन्होंने कुछ किया है तो और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। पहला है आपका मधुपुर, दूसरा है जसीडीह, तीसरा है दुमका, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, आपको बता दें कि 1925 में महात्मा गांधी देवघर आए थे। उस समय उन्होंने नगर भवन का उद्घाटन किया था। कहाँ पर? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मधुपुर पर। तो आज का क्वेश्चन थोड़ा-सा यूनिक है और आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, ठीक है? तो हो जाएगा आपका मधुपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि मोतीझरा जलप्रपात कहाँ स्थित है? पहला है देवघर, दूसरा है जामताड़ा, तीसरा है राजमहल, चौथा है हजारीबाग। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राजमहल। ठीक है? तो मोतीझरा जलप्रपात जो है झारखंड के आपका राजमहल की पहाड़ी में स्थित है। कहाँ है? राजमहल की पहाड़ी में स्थित है। अब थोड़ा-सा डिटेल में सुनिएगा, ठीक है? तो राजमहल की पहाड़ी जो है आपका किस जिला के अंतर्गत आएगा? राजमहल की पहाड़ी जो है आपका साहेबगंज जिला के अंतर्गत आएगा। किस जिला के अंतर्गत? तो साहेबगंज जिला के अंतर्गत आएगा। और साहेबगंज जिला कब बना है? तो ये बना है आपका 1983 ईस्वी में जिला। और साहेबगंज झारखंड का एकमात्र जिला है जहाँ से आपका क्या बहता है? गंगा नदी बहता है। इतना आपको जानना है। साथ ही आपको ये भी जानना है कि ये जो राजमहल का क्षेत्र है या राजमहल की पहाड़ी जो है, यहाँ जो है आपका कैसी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी जो है आपका कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। और आपको बता दें कि इस राजमहल के क्षेत्र को ही झारखंड के इतिहास में क्या कहा जाता है? कांकजोल का क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कांकजोल का क्षेत्र कहा जाता है। तो आपको ये सब कुछ लिंक करके आपको पढ़ना है। तो मोतीझरा जलप्रपात जो है आपका राजमहल के क्षेत्र यानी कि राजमहल के पहाड़ी में पाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि ये किस नदी पर स्थित है, तो राजमहल का क्षेत्र में है ही, लेकिन ये नदी अजय नदी पर स्थित है। किस नदी में है? तो अजय नदी में आपका मोतीझरा जलप्रपात है। और अजय नदी का उद्गम स्थल अगर पूछ लेता है तो आप लोग क्या बोलिएगा? मुंगेर से निकलता है सर। और ये मुंगेर कहाँ है पूछेगा तो बोलिएगा कि ये जो है आपका बिहार में है। ठीक है? इतना आपको याद रखना है। और ये मोतीझरा जलप्रपात का अगर लोकेशन पूछा जाए तो ये आ जाएगा आपका संथाल परगना में है। कहाँ है? संथाल परगना में है। ठीक है? और संथाल परगना क्या है? एक प्रमंडल है जिसका मुख्यालय क्या है? आपका दुमका है। इतना तो आपको याद करना होगा। चलिए 7 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजमहल। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि झारखंड में ज्वार ज्वार का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? पहला है रांची, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है दुमका, चौथा है सिंहभूम। ज्वार बाजरा वाला होता है ज्वार, ठीक है? वो ज्वार जो आता है बाढ़ू वाला ज्वार नहीं बोल रहे हैं। ये जो खाने वाला नहीं है ज्वार बाजरा, ठीक उसी की बात कर रहे हैं। तो झारखंड में जो है ज्वार का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? अगर ये पूछा जाए तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हजारीबाग जिला में।
ठीक है। अब हजारीबाग जिला का ज़िक्र आया तो हजारीबाग जो है आपका 1833 ईस्वी में क्या बना है? जिला बना है। और हजारीबाग जिला में ही आपका क्या है? एक पद्मा नाम का किला है, ठीक है? और पद्मा नाम का किला में क्या है? वर्तमान समय में सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। हजारीबाग को हजार बागों का शहर भी बोलते हैं, ठीक है? और आपको ये भी जानना होगा कि हजारीबाग में जो है झारखंड का सबसे अधिक गर्म लगने वाला जलकुंड है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम क्या है? सूर्य जलकुंड है, ठीक है? और इस सूर्य जलकुंड का जो है तापमान कितना है? तो 88 डिग्री सेल्सियस है। और ऐसी मान्यता है कि इस जलकुंड में अगर आप स्नान करते हैं, तो त्वचा संबंधी सारा समस्या आपका दूर हो जाता है। और हजारीबाग में ही क्या है आपका? बिरहोर जनजाति, किस जनजाति? बिरहोर जनजाति का सबसे अधिक निवास स्थल है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि पलना डैम किस नदी पर स्थित है? पहला है बराकर, दूसरा है कोयल, तीसरा है दामोदर, चौथा है स्वर्णरेखा नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्वर्णरेखा नदी। तो पलना डैम जो है आपका स्वर्णरेखा नदी पर है। और इस स्वर्णरेखा नदी की बात की जाए तो स्वर्णरेखा नदी के उद्गम स्थल रांची का नगरी गांव है। क्या है? रांची का नगरी गांव है। और ये जिस जगह से निकलता है उस जगह को क्या बोलते हैं? उस जगह को हम लोग बोलते हैं रानी चुआ। और चुआ मतलब होता है कुआं का छोटा रूप। इतना आपको याद रखना है। और इस स्वर्णरेखा नदी पर ही क्या है आपका झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा? हुंडरू जलप्रपात है। क्या है? हुंडरू जलप्रपात है। और इस स्वर्णरेखा और खरकई, ठीक है, इस स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम में ही आपका क्या बना है? तो जमशेदपुर शहर बसा हुआ है। ये भी आपको याद रखना है। और पलना डैम अगर राज्य पूछे तो किस जिला पूछेगा? राज्य तो झारखंड ही है। तो जिला कौन जिला है? सरायकेला जिला के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि उत्तरी कोयल किसी सहायक नदी है? पहला है दामोदर, दूसरा है स्वर्णरेखा, तीसरा है सोन नदी, चौथा है अजय नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सोन नदी। तो उत्तरी कोयल जो है आपका सोन नदी का सहायक नदी है। और सोन नदी की बात की जाए तो सोन नदी कहाँ से निकलती है? ये एमपी यानी कि मध्य प्रदेश से निकलती है। और मध्य प्रदेश में भी आपका बता दें कि अमरकंटक की पहाड़ी, ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है। कहाँ? अमरकंटक की में जो है आपका मैकाल पर्वत है, वहाँ से क्या निकलता है? आपका सोन नदी निकलता है। और सोन नदी की ही सहायक नदी क्या है? उत्तर कोयल नदी। अब उत्तर कोयल नदी का भी थोड़ा सा हम लोग जिक्र कर लें तो उत्तर कोयल नदी का अगर पूछेगा तो शॉर्ट में आप लोग क्या कीजिएगा कि छोटा नागपुर के पठार से निकलता है। लेकिन अगर ऐसे आपको पूछते तो ये कहाँ से निकलता है? आपका रांची का पिस्का से निकलता है, ठीक है, पिस्का नगरी से निकलता है। ये भी कौन? आपका उत्तरी कोयल नदी। और उत्तरी कोयल नदी का सहायक नदी पूछ दे तो कौन कौन हो जाएगा? आपका औरंगा क्या है? उत्तरी कोयल का सहायक नदी है, औरंगा। इसके अलावा आपका अमानत नदी कौन सा हो जाएगा? अमानत नदी भी क्या है? आपका उत्तरी कोयल नदी का सहायक नदी है। और उत्तरी कोयल नदी का ही एक सहायक नदी नाम है जिसका नाम क्या है? बूढ़ा नदी। और बूढ़ा नदी पर ही आपका क्या है? तो बूढ़ा घाघ है, ठीक है। बूढ़ा नदी पर रहने के कारण ही बूढ़ा घाघ उसका नाम भी पड़ा है। जिसका दूसरा नाम क्या है? तो उसका दूसरा नाम भी बताते हैं, लोध जलप्रपात है, ठीक है। और लोध जलप्रपात जो है झारखंड का सबसे बड़ा जलप्रपात है। और यह आपका लातेहार जिला के अंतर्गत आता है। तो अगर बोल देगा कि लोध जलप्रपात जो है उत्तरी कोयल नदी पर है तो ये भी सही माना जाएगा। चलिए तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या? सी, सोन। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि झारखंड विधानसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? पहला है 6, दूसरा है 28, तीसरा है 9, चौथा है 44। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 9। सबसे पहले बता दें कि झारखंड विधानसभा में टोटल सीटें कितनी हैं? आपका 81 है। पहले 82 होता था। एक जो होता था आपका एंग्लो इंडियन वाला सदस्य वाला सीट रहता था, तो हो जाता था कितना? 82, ठीक है। लेकिन 104वां जो संविधान संशोधन हुआ उसके माध्यम से एक जो एंग्लो इंडियन वाला सीट होता था उसको हटा दिया गया है। तो वर्तमान समय में झारखंड में कितनी सीटें हैं? तो वर्तमान समय में झारखंड में 81 सीटें हैं। और 81 सीटों का बंटवारा किया गया है। तो उसमें जो है आपका एसटी के लिए कितना है? एसटी के लिए आपका 28 सीट है। और एससी के लिए कितना है? तो एससी के लिए 9 है। और सामान्य वर्ग यानी कि जनरल कैटेगरी के कितना है? 44 है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं एससी के लिए कितना है? 9 है। और यही क्वेश्चन आपको पूछा है तो ये हो जाएगा आपका 9, ठीक है। अब आपको ये भी थोड़ा सा जान लेना ही होगा, आराम से पढ़ना है। झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष आपके कौन है? रविंद्रनाथ महतो है। कौन है?
रविंद्रनाथ महतो जो है झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष हैं, यानी कि स्पीकर हैं। और ये आपका क्या है, ये आपका जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से एमएलए हैं। इतना आपको याद रखेंगे। और रविन्द्रनाथ महतो जो है आपका नाला विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। कहाँ? नाला विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। और ये नाला विधानसभा क्षेत्र जो है आपका जामताड़ा जिला के अंतर्गत आता है। कहाँ? तो जामताड़ा जिला के अंतर्गत आता है। और जामताड़ा जिला जो बना है आपका 2001 ईस्वी में बना है। कब बना है? 2001 ईस्वी में जामताड़ा जिला बना है। और जामताड़ा जिला को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं आपका सांपों का शहर। क्या कहा जाता है? सांपों का शहर कहा जाता है। साथ ही ये जामताड़ा जो है वर्तमान समय में आपका क्या है, साइबर क्राइम के लिए कुख्यात है। विख्यात नहीं, कुख्यात है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो इसका हो जाएगा 11 नंबर का सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी 9वां। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि झारखंड उच्च न्यायालय की स्थिति को अस्तित्व में आया, यानी कि झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई, ये बोलना चाह रहा है। पहला है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, दूसरा है 22 नवंबर 2000 ईस्वी को, तीसरा है 15 नवंबर 2001, चौथा है 22 अक्टूबर 2002। बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन ये जानना जरूरी है। तो देखिए, जिस दिन झारखंड राज्य की स्थापना हुई थी, ठीक उसी दिन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को क्या है, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना हो गई थी। ठीक है, और ये जिस समय स्थापना हुआ था, उस समय ये पूरे राज्य में नहीं, पूरे भारत में 21वां क्रम में था। क्या है? 21वां क्रम में है। और आपको बता दें कि अभी जो है पूरे भारत में जो है 25 उच्च न्यायालय हैं। कितने हैं? तो 25 उच्च न्यायालय हैं। और 25वां उच्च न्यायालय का नाम क्या है? तो उसका नाम है आपका अमरावती। ठीक है, अमरावती उसका नाम है। और बता दें कि ये झारखंड उच्च न्यायालय जो है रांची जिला में ही है। और रांची में पहले डोरंडा में था, लेकिन अब ये चला गया है कहाँ? तो रांची के आपका धुरुआ में शिफ्ट हो गया है। ठीक है, धुरुआ में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 नहीं, 13, एक छूट गया उसका आगे वाला। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि झारखंड बनने के समय कितने प्रमंडल थे? पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4, चौथा है 5। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 4। तो देखिए, झारखंड जब बना था कब? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। उसमें प्रमंडल की बात की जाए तो कितना था? 4 प्रमंडल था। लेकिन वर्तमान में झारखंड में कितने प्रमंडल हैं? तो 5 प्रमंडल है। ये आपको याद होना चाहिए। इन पांचों प्रमंडल के नाम और उसका मुख्यालय बताते हैं। तो पहला हो जाएगा आपका उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, जिसका मुख्यालय क्या हो जाएगा? जिसका मुख्यालय हो जाएगा हजारीबाग। क्या हो जाएगा? हजारीबाग। दूसरा प्रमंडल हो जाएगा आपका कौन? तो दक्षिणी छोटा नागपुर, जिसका मुख्यालय क्या हो जाएगा? रांची हो जाएगा। तीसरा हम लोग कह लेंगे पलामू प्रमंडल, जिसका मुख्यालय क्या हो जाएगा? मेदिनीनगर। ठीक है, मेदिनीनगर। और चौथा प्रमंडल क्या हो जाएगा? तो चौथा प्रमंडल हम लोग कह लेंगे ये संथाल परगना, संथाल परगना, जिसका मुख्यालय दुमका हो जाएगा। पांचवा प्रमंडल क्या हो जाएगा? तो कोल्हान, कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय चाईबासा हो जाएगा। इतना आपको याद रखना है। तो वर्तमान में कितना है? 5 प्रमंडल है, लेकिन झारखंड बना था उस समय 4 प्रमंडल थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि महाधिवक्ता की योग्यता किस अदालत के न्यायाधीश के बराबर होता है? पहला है उच्च न्यायालय, दूसरा है उच्चतम न्यायालय, तीसरा है निम्न अदालत, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उच्च न्यायालय। तो महाधिवक्ता का जो है योग्यता किसके बराबर? महाधिवक्ता का योग्यता जो होता है आपका उच्च न्यायालय के बराबर होता है। ठीक है, और आपको बता दें कि अनुच्छेद 165 कितना? तो अनुच्छेद 165 के अनुसार प्रत्येक राज्य में क्या होता है? एक महाधिवक्ता होता है। क्या होता है? एक महाधिवक्ता होता है अनुच्छेद 165 के तहत। और आपको और भी थोड़ा सा बता दें जानकारी इससे संबंधित कि देखिए, जो भारत में जो एक महान्यायवादी होता है, ठीक है, ठीक उसी प्रकार राज्य में एक बड़ा विधि अधिकारी होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? महाधिवक्ता बोलते हैं। वो क्या होता है? राज्य का एक अ, विधि अधिकारी होता है, यानी कि सबसे बड़ा अधिकारी होता है कानून का। चलिए, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च न्यायालय। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजातियां कितनी है? यानी कि आपको बताना है कि झारखंड में कितनी अनुसूचित जनजातियां हैं। तो अभी आप कितना हो गया उससे मतलब नहीं है, आपका सारा क्वेश्चन कैसे याद रखना है? 2011 के जनगणना के अनुसार याद रखना है। यानी कि टोटल आंकड़े में से में जो आएगा क्वेश्चन, वो क्या आएगा आपका? 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में कितनी? 32 जनजातियां पाई जाती है। कितनी?
तो आपको बता दें 32 जनजातियाँ पाई जाती है। इसी में से में जो है आपका 32 जनजातियाँ में क्या है आपका 8 क्या है आदिम जनजाति है और 24 क्या है अनुसूचित जनजाति है। इतना आपको याद रखना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिसमें जो आपको बता दें कि सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन है, तो हो जाएगा आपका संथाल है। सबसे पहला स्थान में संथाल है, दूसरे नंबर में आपका उरांव है और तीसरे नंबर में आपका कौन है, तो तीसरे नंबर में आपका मुंडा है और चौथे नंबर में आपका हो है। तो इस प्रकार से ये संख्या के आधार से छोटा-बड़ा है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि उरांव जनजाति में त्योहारों के अवसर पर पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहा जाता है? पहला है केरिया, दूसरा है खनरिया, तीसरा है करेवा, चौथा है छुपी। तो सबसे पहले बता दें कि यहाँ जो ऑप्शन है उसका सही आंसर तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एक केरिया। ठीक है, करिया भी बोलते हैं। लेकिन ये पहिल जमाना में ये सब पहना जाता था। आजकल इस प्रकार का कोई भी वस्त्र नहीं पहना जाता है। केरिया एक ही जो कपड़ा का छोटा सा कपड़ा का भाग होता था उसको कहा जाता है। लेकिन इस तरह के ड्रेसअप अब शायद नहीं किए जाते हैं। ठीक है, कहीं-कहीं गाँव घर में अगर इस तरह का ड्रेसअप अगर प्रचलित है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये वर्तमान में तो ऐसा नहीं पहना जाता है। अब बात करेंगे हम लोग उरांव जनजाति की। तो उरांव जनजाति क्या है? झारखंड की दूसरी बड़ी जनजाति है। ठीक है? झारखंड की दूसरी बड़ी जनजाति है और उरांव जनजाति कौन-सी भाषा बोलती है? तो उरांव जनजाति जो है अपना कुड़ुक भाषा बोलती है। कौन-सा? तो कुड़ुक भाषा बोलती है और कुड़ुक भाषा का जो है लिखने के लिए तोलोंग सिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। किसका? तोलोंग सिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है और आपको बता दें कि कुड़ुक भाषा बोलने के कारण ही उरांव जनजाति स्वयं को कुड़ुक कहलाना भी पसंद करती है। और कुड़ुक भाषा जो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। किसमें? द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। और उरांव जनजाति की बात की जाए तो इनका जो है सबसे प्रमुख देवता का नाम क्या है? तो धर्मेश है। ठीक है? ये भी आपको जानना ज़रूरी है। बहुत लोगों को लगता होगा चला आइए, बहुत लोगों को लगता है सरना माता, लेकिन ये क्या है? धर्मेश जो है उरांव जनजाति का सबसे बड़ा देवता है। और उरांव जनजाति का जो है सबसे बड़ा त्योहार कौन-सा है? तो है आपका सरहुल। और सरहुल जो है जिसको उरांव जनजाति के लोग खद्दी भी बोलता है। क्या बोलता है? खद्दी बोलता है। और ये जो सरहुल है आपका कब मनाया जाता है? तो ये आपका चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय को मनाया जाता है। और इसमें किसकी पूजा की जाती है? इसमें जो है आपका साल वृक्ष की पूजा की जाती है, जिसका दूसरा नाम सखुआ भी है। और साल वृक्ष क्या है? झारखंड का कुछ है, तो झारखंड का राजकीय वृक्ष है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है? और उरांव जनजाति के बीच जो युवा गृह जो प्रचलित है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है धूमकुड़िया। क्या कहा जाता है? धूमकुड़िया। यानी कि उरांव जनजाति की युवा गृह को धूमकुड़िया कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि मुंडा जनजाति में समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? पहला है शासनदिरी, दूसरा है बारी, तीसरा है जुग टोपा, चौथा है शासन। इसका सही आंसर होगा क्या? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी शासन। तो मुंडा जनजाति में समाधि स्थल को शासन कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है? और जुगटोपा क्या है? तो जुगटोपा जो है आपका जुगटोपा समारोह के समय क्या है? मृतक व्यक्ति की हड्डियां गाड़ी जाती है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है? तो शासन क्या है? समाधि स्थल। और मुंडा जनजाति के बारे में थोड़ा-सा हम लोग बात कर लेते हैं, तो मुंडा जनजाति जो है झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति है। क्या है? झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति है। और मुंडा जनजाति के द्वारा कौन भाषा बोला जाता है? इनके द्वारा जो है आपका मुंडारी भाषा बोला जाता है। क्या कौन-सी भाषा? मुंडारी भाषा बोली जाती है। और मुंडारी भाषा जो है आपका क्या है? मुंडारी भाषा आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से आता है। क्या है? ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से आता है। अब मुंडा जनजाति जो है आपका झारखंड के अलावा और कहीं देखने को नहीं मिलते हैं, ऐसे किताब के अकॉर्डिंग है। चलिए, तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी शासन। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि कोल्हान गांव में, देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कोल्हान में गांव को कितने पीढ़ में बांटा गया है? पहला है 5, दूसरा है 15, तीसरा है 25, चौथा है 16। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो कोल्हान में गाँव को 16, यहाँ 16 दिया है। 16 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 26 होना चाहिए, ठीक है? तो कोल्हान में गाँवों को 26 पीढ़ में बाँटा जाता है और पीढ़ का प्रधान होता है कौन? तो पीढ़ का जो प्रधान होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं
मानकी बोलते हैं, ठीक है। पीड़ का जो प्रधान होता है उसको मानकी बोला जाता है। और कोल्हान गाँव में 26 जो है 26 गाँवों को पीड़ में बाँटा जाता है, इतना याद रखना है। ये आपका 16 नहीं होना चाहिए, इसमें होना चाहिए 26, ठीक है? इतना याद रखिएगा। और कोल्हान जो है क्या है? कोल्हान प्रमंडल है एक, और कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय क्या है? तो चाईबासा है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है? क्या है? चाईबासा। इसमें आप लोग डी में 26 कर लीजिएगा। कोल्हान में गाँव को 26 पीड़ में बाँटा गया है और पीड़ के प्रधान को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मानकी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि प्रजाति की दृष्टि से बेदिया को किस समूह में रखा गया है? पहला है द्रविड़, दूसरा है प्रोटो ऑस्ट्रलाइट, तीसरा है मोंगोलाइट, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रोटो ऑस्ट्रलाइट, ठीक है। तो प्रजातीय दृष्टि के आधार पर बेदिया जनजाति जो है आपका प्रोटो ऑस्ट्रलाइट समूह में रखा गया है। अगर इनका जो निवास स्थल की बात की जाए किनका, बेदिया के बारे में, तो इनका निवास स्थल आपका रांची है, हजारीबाग है, बोकारो जिला है। इनमें जो है इनकी जनसंख्या सबसे अधिक देखी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि जनसंख्या की दृष्टि से कौन से झारखंड के आदिम जनजातियों में कोरबा का स्थान, अरे क्या बोला क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से कौन से झारखंड के आदिम जनजातियों में कोरबा का स्थान कौन सा है? नहीं, यहाँ पर यह होगा कि जनसंख्या की दृष्टि से जो आदिम जनजाति कोरवा है उसका स्थान कौन सा है, ये बोल रहा है। पहला, दूसरा आपका 2, तीसरा है 3, चौथा है 4। इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तीसरा। ध्यान से सुनिएगा अभी तो क्लियर हो जाएगा। तो जनसंख्या की दृष्टि से जो है झारखंड के आदिम जनजातियों में कोरवा का स्थान तीसरा है। क्या है? झारखंड में जो है टोटल 8 आदिम जनजाति है, उनमें से में कोरवा जनजाति का स्थान कितना है? तो तीसरा है, इतना। अब क्लियर हो गया? अब इनकी बात की जाए कोरवा जनजाति की, ठीक है? तो कोरवा जनजाति की बात की जाए तो 2011 की जनगणना का अकॉर्डिंग क्या है? 2011 के जनगणना का अकॉर्डिंग जो है इनकी जनसंख्या कितनी है? तो है इनकी जनसंख्या 35,606 है। कितना है? 35,606 है कोरवा लोगों की जनसंख्या। जो कि बात की जाए तो ये जो है राज्य के जनजातीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? राज्य के जनजातीय जनसंख्या का 0.41% होता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि संथाली भाषा के प्रथम साहित्य, नाम भी सुन लीजिए, क्या है? साहित्य नाटक बिंदु चांदन, ठीक है, बिंदु चांदन। संथाली भाषा के प्रथम साहित्य नाटक बिंदु चांदन किस लिपि में प्रकाशित किया गया था? पहला है ओल चिकी, दूसरा है देवनागरी, तीसरा है रोमन, चौथा है ओडिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? आपका ऑप्शन नंबर डी, ओडिया हो जाएगा। तो संथाली भाषा साहित्य का प्रथम नाटक बिंदु चांदन, जिसको आपको कौन लिखे थे इस बिंदु चांदन को? तो लिखे थे आपका रघुनाथ मुर्मू। कौन? रघुनाथ मुर्मू ने लिखा था। और ये रघुनाथ मुर्मू कौन है मालूम है? ये रघुनाथ मुर्मू वही रघुनाथ मुर्मू है जिन्होंने 1941 ईस्वी में क्या किया है? आपका ओल चिकी लिपि का आविष्कार किया है। तो ठीक है, तो ये जो बिंदु चांदन है इनको लिखे हैं रघुनाथ मुर्मू, और ये कौन भाषा में है? तो ये आपका ओडिया लिपि में है। भाषा बोल रहे हैं ये ओडिया लिपि में है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। अब इसका प्रकाशन कब हुआ था सर? तो इसका प्रकाशन हुआ था आपका कब? 1942 में। कब हुआ था? 1942 में इसका प्रकाशन हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ जो पहला ऑप्शन दिया गया है ओल चिकी, ओल चिकी क्या है? संथाली भाषा का लिपि का नाम है ओल चिकी, जिसका आविष्कार कौन किए हैं? आपका बता दिए हैं रघुनाथ मुर्मू। और कब किए हैं? 1941 ईस्वी में किए हैं। इतना आपको याद रखना है। ठीक है। और संथाली भाषा के बारे में थोड़ा-सा बताते हैं। तो संथाली भाषा को क्या है? 2003 में, कब? 2003 में जो है भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। कितने? तो 8वीं अनुसूची में आपका शामिल किया गया है। और 8वीं अनुसूची में जो है अब तक भारतीय भाषा कितने हैं? 22 भाषा को शामिल किया गया है। उनमें से आपका क्या है? एक संथाली भाषा है। और संथाली भाषा कौन बोलता है? तो हमारे संथाल जनजाति के द्वारा संथाली भाषा बोला जाता है। और ये संथाल जनजाति क्या है? झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। तो ये हो जाएगा आपका ओडिया लिपि में ये प्रकाशित किया गया है। कब? 1942 ईस्वी में।
क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि नागपुरी भाषा का प्रथम व्याकरण, देखिएगा यहाँ से किताब का नाम लिखा है, नोट ऑन द गंवारी डायलेक्ट ऑफ यहाँ हो जाएगा ये वाला ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर, यहाँ से किताब का नाम क्या है एक बार फिर पढ़ देते हैं। नोट्स ऑन द गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर की रचना किसने की थी? पहला है E.H. व्हिटली, दूसरा है बेनीराम, तीसरा है ए नोटरोड, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर E.H. व्हिटली के द्वारा ये किताब लिखा गया है। नागपुरी भाषा का प्रथम व्याकरण अगर पूछेगा तो भी किताब का नाम याद रखेगा कि नोट्स ऑन द गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर। अगर आपको पूछेगा कि किसने लिखा है तो याद करिए क्या E.H. व्हिटली ने लिखा है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि झारखंड के किस स्थान में सर्वाधिक मात्रा में डोलोमाइट पाया जाता है? पहला है मेदिनीनगर, दूसरा है लातेहार, तीसरा है गढ़वा, चौथा है लोहरदगा। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, मेदिनीनगर। तो झारखंड के मेदिनीनगर नामक स्थान में जो है आपका सर्वाधिक मात्रा में डोलामाइट पाया जाता है। और झारखंड में इसका अनुमानित भंडार की बात की जाए तो झारखंड में इसका अनुमानित भंडार कितना है? तो हो जाएगा आपका 47.2 लाख टन। कितना? 47.2 लाख टन इनका अनुमानित भंडार है झारखंड में। अब मेदिनीनगर की बात की जाए तो मेदिनीनगर क्या है? मेदिनीनगर आपका पलामू प्रमंडल का मुख्यालय है। किसका? पलामू प्रमंडल का मुख्यालय है। और मेदिनीनगर का पुराना नाम क्या है? तो मेदिनीनगर का नाम पुराना नाम क्या है आपका? डाल्टनगंज। क्या है? डाल्टनगंज है। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि डाल्टनगंज का ही नया नाम क्या हो गया? मेदिनीनगर। और मेदिनीनगर किसके नाम पर रखा गया है? तो आपका चेरो वंशीय एक राजा था। कौन सा? मेदिनी राय। कौन था? मेदिनी राय। तो मेदिनी राय के नाम पर ही इस जगह का नाम क्या रखा गया है? मेदिनीनगर रखा गया है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेदिनीनगर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि टाटा समूह किस वर्ष जमशेदपुर में टाटा इंजीनियरिंग एवं एंड लोकोमोटिव की स्थापना की थी? पहला 1907, दूसरा है 1925, तीसरा 1948, चौथा है 1958। ध्यान से यहाँ पर सुनिएगा, यहाँ थोड़ा सा डिटेल में हम बताएंगे, थोड़ा सा धैर्य रख के सुनिएगा, आपके लिए बहुत फायदेमंद है। तो इसका तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1948। तो 1948 में टाटा समूह ने आपका क्या है अपना काम को विस्तार करते हुए टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव की स्थापना की थी। ये क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ पर जो पहला ऑप्शन दिया है 1907, तो 1907 ईस्वी में जो है आपका टिस्को कंपनी की स्थापना हुई थी। टिस्को माने कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना आपका कहाँ किया गया था? तो जमशेदपुर में कहा किया गया था। कहाँ? जमशेदपुर में। और जमशेदपुर में भी कौन किए थे इसकी स्थापना? तो जमशेदजी नसरवान जी टाटा के द्वारा ये किया गया था। इसीलिए आज उन्हीं के नाम पर उस शहर को जमशेदपुर शहर कहा जाता है या टाटा नगर भी कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है। तो 1907 में किसकी? तो टिस्को कंपनी का स्थापना जमशेदपुर में किया गया था। ये क्लियर हो गया। अब बात की जाए 1958 में जो है 1958 में रांची के आपका हटिया में क्या है? एच ई सी की स्थापना किया गया था, जिसे कारखानों का कारखाना कहा जाता है। और इसका पूरा नाम क्या क्या है? हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन। तो हो जाएगा आपका ये वाला धुरवा हटिया में जो है ना एचईसी कारखाना, वो हो जाएगा। और 1907 में टिस्को, और 1948 में आपका ये हो जाएगा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव, ये हो जाएगा। तो यही बताने के लिए थोड़ा सा रुकने बोल रहे थे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि रजरप्पा मंदिर में किस देवी की मूर्ति है? पहला है सरस्वती, दूसरा है पार्वती, तीसरा है लक्ष्मी, चौथा है छिन्नमस्तिका। इसमें कोई डाउट नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, छिन्नमस्तिका। इसलिए रजरप्पा मंदिर को माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, और छिन्नमस्तिका मंदिर की बात की जाए तो ये क्या है? माँ काली का, कौन? माँ काली का जो है सिर कटा हुआ मूर्ति है। इतना आपको क्लियर है। अब यहाँ हम लोग बात करेंगे दामोदर मंदिर की, राजरप्पा मंदिर की। तो राजरप्पा मंदिर जो है आपका दामोदर और भेड़ा, क्या हो जाएगा? दामोदर, दामोदर प्लस भेड़ा नदी के संगम में स्थित है। इतना क्लियर हो जाएगा। आपको ये भी याद रखना है कि ये जो है आपका राजरप्पा मंदिर जो है आपका रामगढ़ जिला के अंतर्गत आता है। किसमें? तो रामगढ़ जिला के अंतर्गत आता है। ये भी आपको याद रखना है। और रामगढ़ की बात की जाए तो रामगढ़ जो है 2007 ईस्वी में झारखंड का 24वां जिला बना है। और ये जो है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से कैसे? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है? झारखंड का सबसे छोटा वाला जिला है। क्या है? झारखंड का सबसे छोटा वाला जिला है।
और रामगढ़ के बारे में और एक बात याद रखेंगे कि रामगढ़ जो है, इसको क्या कहते हैं, रामगढ़ राज्य की स्थापना की अगर पूछ दिया जाए बात, तो 1367 में, कब? 1367 ईस्वी में जो है रामगढ़ राज्य की स्थापना राजा बागदेव सिंह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? राजा बागदेव सिंह के द्वारा किया गया था। तो हो जाएगा आपका रजरप्पा मंदिर में माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर है और ये आपका रामगढ़ जिला में पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि रजरप्पा जलप्रपात कहाँ है, तो हो जाएगा वो भी रामगढ़ जिला में। और किस नदी पर है, तो हो जाएगा आपका दामोदर और भेड़ा नदी के संगम में है। कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26, इसको आप लोग एकदम नोट कर लीजिएगा, ये वीवीआईपी क्वेश्चन है। वीवीआईपी क्वेश्चन क्यों है कि अभी वर्तमान में ही हमारे दिशोम गुरु शिबू सोरेन की देहांत हुआ है और उससे संबंधित क्वेश्चन 100% आपका झारखंड जीके में पूछेगा ही पूछेगा। तो इनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे, थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा, ठीक है। तो शिबू सोरेन के पिता का क्या नाम था? पहला है विनोद सोरेन, दूसरा है रसिक सोरेन, तीसरा है दशमत सोरेन और चौथा है सोबरन मांझी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सोबरन मांझी। तो हमारे माननीय गुरु शिबू सोरेन के पिता का नाम क्या है? सोबरन मांझी है। इतना आपको याद रखना है। अब हम थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं। तो शिबू सोरेन को लोग प्यार से क्या बोलते हैं? गुरुजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुरुजी बोलते हैं। और इन्हीं का दूसरा नाम क्या है? दिसोम गुरु भी है। क्या है? दिसोम गुरु है। अब इनका जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म जो हुआ था कब? 11 जनवरी। कब? 11 जनवरी 1944 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपका रामगढ़ जिला में। कहाँ हुआ था? रामगढ़ जिला में। और रामगढ़ जिला में भी किस गांव में हुआ था? तो नेमरा गांव में हुआ था। इतना आपको याद रखना है, नेमरा गांव में हुआ था। और इनकी मृत्यु की बात की जाए तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई है आपका 4 अगस्त। कब? 4 अगस्त 2025 को हुआ है। कहाँ हुआ है? तो हमारे दिल्ली में हुआ, हमारे राजधानी दिल्ली में हुआ है, ठीक है। तो इनकी उम्र लगभग कितनी हो गई? 81 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। और साथ में ये भी याद रखना है कि इन्होंने ही क्या है आपका जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना 1973 ईस्वी में की थी। और वर्तमान में झारखंड में क्या है? जेएमएम की ही सरकार है। और सरकार कौन है यानी कि सीएम कौन है? तो हमारे माननीय हेमंत सोरेन है, जो कि शिबू सोरेन के सुपुत्र हैं। इतना आपको याद रखना है। और जेएमएम का बात की जाए तो जेएमएम का चुनाव चिन्ह क्या है? तो इनका चुनाव चिन्ह क्या है? आपका तीर धनुष है। ये भी पूछता है क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि मशहूर अंतर्राष्ट्रीय कथक नृत्यांगना उल्का सिंह, उल्का या अलका, थोड़ा सा नाम डाउट लग रहा है लेकिन उल्का ही मान लेते हैं। उल्का सिंह का संबंध किस राज्य से है? पहला है झारखंड, दूसरा उड़ीसा, तीसरा है बिहार, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये झारखंड जी के पढ़ रहे हैं तो 100% इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। जब इस तरह क्वेश्चन मिलेगा लिखा हुआ तो आप लोग झारखंड को आंख मूंद के मारेगा। अगर झारखंड जीके में इस तरह के क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग क्या कीजिएगा? आंख बंद करके झारखंड राज्य को ही मार दीजिएगा, वही आपका 99% सही रहेगा। अब देखें हम लोग क्वेश्चन नंबर 28। 28 देखने से पहले कुछ बताना था लेकिन चलिए बढ़ गए तो बढ़ गए। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि हेरो तथा नोमनामा लोकगीत का संबंध किस जनजाति से है? पहला है संथाल, दूसरा है उरांव, तीसरा है मुंडा, चौथा है हो। इसका सही आंसर की होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हो जनजाति। हैरो और नोमनामा एक लोकगीत है। नोमनामा ये सब है कि जो खाना जो क्या बोलते हैं, प्रथम अन्न ग्रहण करने के समय जो नोमनामा या जोमनामा त्योहार होता है, उस समय जो लोकगीत गाया जाता है, ये सब किस जनजाति में सबसे ज़्यादा प्रचलित है? तो हो जाएगा हो जनजाति। हो जनजाति की बात किया जाए तो यह क्या है? झारखंड की चौथी बड़ी जनजाति। क्या है? झारखंड की चौथी बड़ी जनजाति है और इनकी भाषा हो है। इतना आपको याद रखना है शॉर्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 29 कहता क्या है कि गोकुल ग्राम विकास योजना का शुरुआत कब हुआ था? पहला है 1 अप्रैल 2002, दूसरा है 5 अप्रैल 2002, तीसरा है 10 अप्रैल 2002 और चौथा है 10 अप्रैल 2002। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल 2002 को झारखंड में गोकुल ग्राम विकास योजना की शुरुआत की गई थी। वैसे आपको बता दें कि झारखंड सरकार द्वारा झारखंड में बहुत सारी योजनाएं जो है आपके संचालित किए गए हैं, ठीक है। उसमें आपको बता दें कि जितना भी प्रतियोगी परीक्षा होगा उसमें कम से कम आपको बता दें 4
ये 3 क्वेश्चन जो है आपका योजना से संबंधित पूछेगा 100%। और योजना से संबंधित एक अलग हम सेपरेट वीडियो बनाए हैं, जो हमारे जो मेरा जो चैनल है उरांव सा ट्यूटोरियल, उसी में वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। अब उसमें भी और कुछ चीज़ ऐड करना है तो हम कर देंगे, जैसे मैया समान योजना के बारे में 100% क्वेश्चन पूछेगा और उसका जो हम एक बार अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे, ठीक है? तो इस तरह से जो है आपका योजना से संबंधित जितना भी बात है उसको आप लोग को पढ़ना ही होगा। 3 से 4 क्वेश्चन आपको आएँगे योजना से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 30 कहता क्या है कि आरिफ इमाम कौन? आरिफ इमाम किसके प्रशिक्षक हैं? पहला है फुटबॉल, दूसरा है वॉलीबॉल, तीसरा है क्रिकेट, चौथा है एथलेटिक्स। तो सबसे पहले जानना है कि प्रशिक्षक मतलब ये आरिफ क्या है? ये खिलाड़ी नहीं है, ये खिलाड़ियों को तैयार करते हैं, यानी कि सिखाते हैं। और ये क्या सिखाते हैं? तो ये आपका एथलेटिक्स हैं, दौड़ने वाला भाई, ठीक है? तो ये दौड़ना है, किसी को एथलेटिक्स में अपना करियर बनाना है, तो आरिफ इमाम जी से भेंट करना है। ठीक है? तो ये था आज का महत्वपूर्ण क्लास, जो कि आज हम कल जो है आउट ऑफ सिटी थे और आज आए हैं, तो काफ़ी थकावट होने के बावजूद भी हम सोचे कि बार-बार नागा नहीं होना चाहिए, इसीलिए आज हम क्लास लेके आए हैं। आज के बाद कंटिन्यू जारी रहेगा। बाय चांस फिर कभी इमरजेंसी रहेगा तो ही क्लास छूटेगा, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि हर हाल में आपके लिए जो है क्लास लाया जाए, ताकि आपका जो है सुर, ताल, लय बना रहे। लेकिन बहुत बच्चे जो ऐसे हैं, देख रहे हैं कि एग्ज़ाम थोड़ा-सा दूर है या थोड़ा-सा अभी पता नहीं चल रहा है, तो पढ़ाई छोड़ दिए हैं। और अचानक नोटिफ़िकेशन आएगा, 15-20 दिन पढ़ने में लगल रहेंगे और सोचेंगे कि रिज़ल्ट हो जाए। फिर रिज़ल्ट नहीं होगा, फिर सिर पकड़ के रोते रहेंगे कि मेरा रिज़ल्ट नहीं हुआ, खूब पढ़े। लेकिन रिज़ल्ट वैसे नहीं होता है, आपको पढ़ना है निरंतर। जब तक स्टूडेंट हैं, जब तक आप दूसरा पेशा नहीं चुने हैं या तो पढ़ाई से सरेंडर नहीं किए हैं, तो कंटिन्यू पढ़ते रहिए। एग्ज़ाम ना हो उसमें आप फ़ोकस नहीं कीजिए, ठीक है? आपको पढ़ते रहना है। आपको जिस दिन भी एग्ज़ाम हो उस दिन हर हाल में आपका एक सीट पक्का हो जाए, इस तरह से आपको लगन लगा के कंटिन्यू पढ़ना चाहिए। ठीक है? आप लोग नोटिफ़िकेशन का इंतज़ार करते हैं तब पढ़ते हैं, वही चक्कर में जो सालों भर जो पढ़ रहा है वही ले जाता है और आप लोग मुँह ताकते रह जाते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना सा ही, कल फिर मिलते हैं नए क्लास और नए उत्साह के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद।